सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग व्याकरण के तहत एक उपविषय संधि का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग संधि के महत्व को जान पाएंगे। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में संधि की क्या उपयोगिता है, इस बात को भी आप समझ सकेंगे। इस वीडियो में हम संधि की परिभाषा, उसके प्रभेदों को जानेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में संधि का केवल स्वर संधि का ही भेद है, इसलिए हम उसी का ही अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम संधि के उपभेद दीर्घ और गुण स्वर संधि का ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद की वीडियो में हम इसके 3 अन्य भेदों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का उपविषय संधि के तहत संधि का यह प्रकरण। संधि की परिभाषा हम देख लेते हैं। 2 शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो उसके निकट में है। निकट का मतलब उसके समीप में जो वर्ण होते हैं उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन अथवा उस विकार को हम संधि कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने के कारण कोई ना कोई एक परिवर्तन होता है, एक उसमें बदलाव आती है। उस बदलाव को हम संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब 2 वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। तो संधि में आपने देखा कि संधि क्या होती है कि 2 वर्णों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, जो बदलाव आती है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? तो संधि विच्छेद आपको पता है कि विच्छेद का अर्थ ही होता है अलग अलग करना। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम संधि कहते हैं और उसी वर्णों को जब हम अलग अलग कर देते हैं तब हम उसे संधि विच्छेद कहते हैं। इसे देख लेते हैं। पदों को मूल रूप में पृथक कर देना संधि विच्छेद है। अर्थात जैसे हमारा शब्द एक है हिमालय, और हिमालय है क्योंकि 2 शब्दों से मिलकर के बना, हिम और आलय, तो यह हमारा संधि हो गया। लेकिन जब हम उसको हिम और आलय 2 अलग अलग रूपों में कर देते हैं तब हम उसे हिमालय कहते हैं और इसी को ही विच्छेद कहा जाता है। अर्थात हिमालय शब्द जिन शब्दों से मिलकर के बना उनका अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यथा और उचित। तो यथा उचित जो है विच्छेद है, यथोचित जो शब्द बना वो हमारा क्या है, एक प्रकार का संधि है। यशा प्लस इच्छा, यशिच्छा। अखि प्लस ईश्वर, यह यहाँ पर अखिल है। अखिल मतलब विश्व पूरा, ईश्वर जो है, जो अखिल के मतलब संसार के ईश्वर है उसे हम अखिलेश्वर कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि जो शब्द संधि के कारण एक होते हैं और उनको उन्हीं रूप में फिर अलग अलग कर देने को ही क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि भेद को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो मूल रूप से जो संधि होती है उसके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्योंकि व्याकरण में वर्णों की जो व्यवस्था है, वह व्याकरण में जो वर्णों का एक क्रम है वह क्योंकि 3 प्रकार के ही वर्ण हमारी वर्णमाला में हैं, तो वर्णों का ही विकार है संधि, इसलिए 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। इनमें से हमें केवल स्वर संधि का ही अध्ययन करना है। स्वर संधि के भेदों में आप देख पा रहे होंगे कि जो स्वर संधि का भेद है उसमें हमारा एक है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो हम लोग इसी 5 प्रभेदों में से आज की वीडियो में केवल 2 भेद देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि का। तो पहला हमारा है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, सर्वप्रथम इसको जान लेते हैं। तो स्वर संधि में क्या होता है कि 2 स्वरों से उत्पन्न, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें केवल स्वर ही होंगे। 2 स्वर मतलब पहला और अंतिम का जो वर्ण होंगे, किसी भी पद का आप देखेंगे जब हम संधि करते हैं तो संधि में क्या होता है कि इसे यहाँ पर आप देखेंगे विद्या और अर्थी। अर्थ मतलब चाहने वाला, इच्छुक। तो यहाँ पर आ वर्ण है और दीर्घ आ है, तो इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण, ये दोनों ही वर्ण अगर स्वर होते हैं
वो कोई भी अन्य वर्ण भी हो सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि अलग अलग वर्णों के आधार पर अलग अलग संधियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें केवल इतना ध्यान देना है कि दोनों ही जगहों पर जहाँ से दो वर्ण मिल रहे हैं, दो वर्णों का संयोग हो रहा है, वहाँ पर दोनों स्वर वर्ण होने चाहिए। और उन्हीं स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार होता है, जो रूप बदलता है, जो रूप का परिवर्तन होता है, उन्हीं को हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य और उदय, यहाँ पर आपको आ मिल गया, यहाँ पर ऊ वर्ण मिलेगा, जबकि दोनों स्वर है इसलिए यह भी स्वर संधि है। मुनि और इंद्र में देखेंगे छोटी और छोटी मिलकर के दीर्घ ई हुआ है, हरस्वी हरस्वी, तो यहाँ पर भी दोनों स्वर वर्ण है इसलिए भी स्वर संधि है। कवि और ईश्वर, अब यहाँ पर आप हरस्वी और दीर्घ ई देखेंगे तो मिलकर के दोनों दीर्घ ई बनेंगे, संधि की नियम हो गया, लेकिन दोनों स्वर वर्ण हैं इसलिए यह स्वर संधि का ही एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। अब इसमें से हम लोग दीर्घ स्वर संधि देखेंगे तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का अर्थ ही होता है प्यारे बच्चों बड़ा। जब दो सा वर्ण मतलब समान वर्ण, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, मतलब जो दो वर्ण जो है वो तो हमारे सा वर्ण हो, सा वर्ण का अर्थ होता है समान वर्ण होने चाहिए दोनों, वह चाहे छोटा हो अथवा बड़ा हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। इनका जब मेल होता है तो वह क्या होता है, दीर्घ स्वर वर्ण बन जाता है। मतलब क्या है कि वह उसी का जो जैसे ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ आया तो दोनों का दीर्घ आ बन जाएगा, ह्रस्व ई या दीर्घ ई के मिलने से दीर्घ ई बनेगा, सा वर्ण स्वर बनेगा वो, इसी को हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। नियम देख लेते हैं। दो सावर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि आ अथवा आ, ई अथवा ई, ऊ अथवा ऊ और री के बाद ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः, यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जगह पर हमारा हो जाएगा आ, इन दोनों ई की जगह पर हो जाएगा दीर्घ ई, दोनों ऊ की जगह पर हो जाएगा दीर्घ ऊ। क्योंकि हिंदी में दीर्घ री का अब प्रचलन नहीं रहा है, हिंदी में एक ही री का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे तो री का केवल एक ही रूप हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर है अन्न और अभाव, यहाँ पर अन्न है अत्र नहीं है, तो अन्न और अभाव, अन्न मतलब खाद्यान्न खाने वाले जो अन्न है गेहूँ चावल, इनका अभाव है, तो यहाँ पर आपको अन्न में आ मिलेगा और ये वाला आ वर्ण मिलकर के दीर्घ बनेगा और यह क्या बनेगा, अन्न अभाव, अन्न का अभाव होना। कोण और अर्क, कोण मतलब क्या होता है, कोण आपको पता है कोण, और अर्क मतलब सूर्य, ऐसा कोण जो सूर्य से बनता हो उसे कहते हैं कोणार्क। अब यहाँ पर आ और आ मिलके दीर्घ आ बन गया, जो अड़ा वर्ण था ये क्या हो गया हमारा दीर्घ हो गया। दूसरा शिव और आलय, अब आपको पता हुआ वर्ण में आ वर्ण मिला हुआ है, ये ह्रस्व आ मिला हुआ है, और आलय वर्ण में ये दीर्घ आ मिला हुआ है, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा शिवालय, शिवालय बना हमारा। भोजन और आलय, भोजनालय। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो यह दोनों ही वर्ण हमारे क्या बनेंगे, वो दीर्घ बनेंगे। अब आपको देखेंगे विद्या और अर्थी, विद्या को चाहने वाला, तो अर्थी मतलब इच्छुक या चाहने वाला, जो विद्या का इच्छुक है उसे हम विद्यार्थी कहेंगे। संधि के रूप में आप देखें विद्या का दीर्घ आ और अर्थी का ह्रस्व आ, दोनों बनकर के हमेशा सवर्ण आ बनेगा, तो वर्ण बना हमारा, शब्द बना क्या, विद्यार्थी। दूसरा है दोनों अगर दीर्घ ही होंगे तब भी बनना इसको दीर्घ वर्ण ही है, जैसे विद्या का आवर्ण, आलय का आवर्ण, दोनों आवर्ण ही थे और अंत में ये बनेंगे क्या ही, और अंत में जाकर के बनना ही इनको क्या है दीर्घ आ, तो विद्यालय महाशय। इसी तरह से ई का हम देख लेते हैं अगर, तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई, गिरि और इंद्र, गिरीन्द्र, गिरि और ईश, गिरीश, मही प्लस इंद्र, महींद्र, मही मतलब पृथ्वी का जो इंद्र है उसे कहते हैं महींद्र, गिर मतलब पर्वतों के, ईश मतलब जो स्वामी है उसे कहते हैं गिरीश, यह हिमालय का पर्यायवाची है। पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वीश, फिर दोनों दीर्घ ई बन करके हमेशा दीर्घ में ही बदलेंगे, ये आपको पता है। भानु और उदय, भानुदय, क्योंकि भानु और उदय दोनों मिलकर के क्या बना हमारा भानुदय। स्वयंभू प्लस उदय, स्वयंभू उदय जो स्वयं का ही जिसका उदय हो गया हो। पितृण
अब पितृ और ऋण तीन तरह से हमारे परंपरा के अनुसार तीन तरह का ऋण माना जाता है हमारे जीवन में। एक होता है मातृ पितृ का पितृ ऋण, माता और पिता का। एक होता है देव ऋण और एक होता है गुरु ऋण। तीन तरह के मानव जीवन में ऋण माने जाते हैं। इस तरह से आपने दीर्घ स्वर संधि में देखा कि चाहे वह है ह्रस्व अथवा दीर्घ सवर्ण वर्ण क्यों ना हो, दोनों मिल करके हमेशा वो क्या बनेंगे, दीर्घ स्वर वर्ण ही बनेंगे। तो ये हमने देख लिया किसमें, गुण दीर्घ स्वर संधि में। आगे हम देखते हैं अगर, तो आपको पता है इसके बाद हमारा जो है वो है आपका, वो हमारा है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को हम लोग देख लेते हैं। ह्रस्व आ या दीर्घ आ के साथ ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल होने पर ए बनेगा। मतलब अगर आ के बाद ई आ जाए तो ए, उसी के बाद अगर ओ कोई भी आ जाए तो इसे हम वा बनेगा, ओ बनेगा। और अगर छोटा आ या बड़ा आ अर्थात ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर री आता है तो यह अर बनता है। कहने का मतलब क्या हुआ, पहला जो वर्ण हमारा हो वह ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ हो, उसके बाद अगर ई वर्ण आता है तो ए बनेगा। वह ई चाहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, वह बनेगा हमेशा ए वर्ण ही। और अगर ऊ वर्ण आ जाता है, चाहे वो ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, तो बनेगा वह ओ ही। और अगर री आ जाता है, चाहे वह ह्रस्व री हो चाहे दीर्घ री। संधियों में क्योंकि री आ सकते हैं क्योंकि संधि मूलतः संस्कृत के ही हैं। जो हम हिंदी में संधि पढ़ रहे हैं वो मूल रूप से संस्कृत का हूबहू है, इसलिए संधियों में आपको दीर्घ री का प्रयोग तो हिंदी भाषा में मिलेगा, लेकिन सामान्य रूप में आपको हिंदी भाषा में दीर्घ री का प्रयोग नहीं मिलेगा। यहाँ पर वही बात है। तो हमने नियम देख लिया कि पहला वर्ण ह्रस्व या दीर्घ वर्ण होना चाहिए, उसके बाद अगर ई आएगा तो ए, ऊ आएगा तो ओ, री आएगा तो अर बनता है। जैसे देव और इंद्र देखेंगे आप, देव और इंद्र, देव में देखिए आ है और इंद्र में ई है तो बन गया देवेंद्र, देवों का इंद्र है जो। अब देव और ईश, अब आप देखेंगे देव वा का आ और ईश का ई बनेगा ए, देवेश, देवताओं का ईश स्वामी। यहाँ पर महा प्लस इंद्र, अब देखिए महा में आ और इंद्र का ई दोनों मिलकर के ए बनेगा। तो मतलब अगर पहला वर्ण छोटा आ या बड़ा आ हो, ह्रस्व या दीर्घ आ हो, उसके बाद ई कोई भी आए, छोटी या बड़ी, दोनों हमेशा बनेंगे ए वर्ण ही बनेंगे। अगला था ऊ वाला, आ पहला वर्ण हो उसके बाद ऊ आएगा तो ओ बनेगा। चंद्र और उदय, चंद्र का उदय, अब देखिए चंद्र में का आ और उदय का ऊ, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, चंद्रोदय। समुद्र और उर्मी, उर्मी मतलब ऊर्जा, तो समुद्र की जो ऊर्जा है उसमें अब देखिए आ के बाद ऊ आया तो यहाँ पर ओ बना, समुद्रोर्मी। अगला है महा प्लस उत्सव, उत्सव गलत लिखा हुआ वर्तनी से, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो महा में आ और उत्सव का ओ, दोनों बनेगा हमेशा ओ ही बनेगा, महोत्सव, महान उत्सव जो हो। गंगा और ऊर्मी, ऊर्मी मतलब लहर भी होता है, ऊर्जा भी होती है, तो गंगा का दीर्घ आ, ऊर्मी का दीर्घ ऊ, दोनों मिलकर के बनेंगे ओ, गंगोर्मी, गंगोर्मी। देखिए गंगोर्मी जब आप बोलोगे तो अर निकलेगा, गंगोर्मी, गंगोर्मी, ठीक। ओ बन मिलेगा इसमें, है ना, गंगोर्मी। ओ का आपको ये वाला जो वर्ण हमारा है ये हमारा गंगोर्मी दिख रहा है। आ के बाद री आएगा तो रे बनेगा, देवर्षि। देखिए देव और देव का आ और ऋषि का री क्या बनेगा, अर बनेगा। तो हम जब बोलेंगे इसको कैसे बोलेंगे, देवर्षि, देव और ऋषि नहीं बोलते, देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि। ठीक वैसे ही महा प्लस ऋषि में, महा में आ और ऋषि का री, महर्षि। देखिए क्या निकला, हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है क्या निकल रही है, अर, महर्षि। तो इस तरह से हमने देख लिया कि दीर्घ और गुण स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में क्या था हमारा नियम कि अगर दीर्घ जो स्वर संधि होगी वह क्या होगा, दोनों समान वर्ण हो तो वह दीर्घ हो जाते हैं। आ के बाद चाहे ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, वह आ बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। ई का दीर्घ ई बनेगा और ऊ का दीर्घ ऊ बनेगा। गुण में था कि पहला वर्ण ह्रस्व या दीर्घ आ होना चाहिए, उसके बाद अगर ई आएगा तो ए बनेगा, ऊ आएगा तो ओ बनेगा और री आएगा तो अर बनेगा।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा संधि का गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि का दो प्रभेद। आशा है आप लोगों को यह दोनों ही प्रकरण समझ में आया होगा। आप सभी को धन्यवाद। आप इसका एक बार दो बार श्रवण करें, इसे सुने, समझें। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो अपने विषय अध्यापक या विषय अध्यापिका जी से उनसे विचार करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। ढेरों शुभकामनाएं।